हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं फ्रेंड्स इसमें बताऊंगी सीटेट फर्स्ट पेपर का है सीडीपी। ठीक है, 30% की जो सीडीपी है वो मैं आपको कराऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स मैंने आपको 30 जो क्वेश्चन आपके रहते हैं सीडीपी के, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उसके बाद प्लस मैंने जितने भी आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर थे उसको कराया है। ठीक है, और मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ, अगर देखिए जिसको भी अगर क्वेश्चन आंसर सही से समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कंटेंट की क्लास दी है। ठीक है, आप उसको स्पीड कर करके फटाफट से देख सकते हैं एक नज़र में, ताकि आपके जो एग्जाम में आपको जो भी कन्फ्यूजन, आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन मन में ले करके एग्जाम देने मत जाइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना जो भी डाउट है वो आप हमसे कंटेंट करके समझ सकते हैं, और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपके लिए एग्ज़ाम में पक्का ही देखने को मिलेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, आज का जो क्लास है इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो अभी से क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स जो सीडीपी का आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट पेपर जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें पहले देखिए निर्देश दिया गया है सभी आपको। ये तो पता है कि जो पेपर होता है 2.5 घंटे का होता है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार के कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 150 नंबर के। ठीक है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो आपका पेपर होता है 5 पार्ट में बांटा होता है। पहला आपका सीडीपी होता है, फिर उसके बाद आपको ईवीएस देखने को मिलती है, फिर हिंदी रहती है, मैथ रहता है, और जो आपका 5th पार्ट रहता है वो आपका रहता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट किया, या फिर संस्कृत या फिर आपने हिंदी, जो सेलेक्ट करेंगे आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, संस्कृत या फिर इंग्लिश। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरणीय संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो कौन सा वातावरणीय कारक है फ्रेंड्स जो किसको महत्व देता है, बाल विकास में किसको महत्व दे रहा है, वातावरण संबंधी कारकों को। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विकास क्रम की जो एक रूपता का सिद्धांत है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत, एंड फोर्थ कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। तो देखिए जो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत होता है वो बाल विकास में सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, जो सोशल है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये जो होता है ये बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। ऐसा क्यों होता है, जो बाल विकास होता है, बाल विकास के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर सबसे अधिक उनके परिवेश का प्रभाव पड़ता है। बालक जो है, बालक का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा, परिवेश का पड़ेगा, उनके आसपास का पड़ेगा। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने घर परिवार को समझता है, उसके बाद वो अपने आस पड़ोस परिवार से, समाज से, ठीक है, समाज से अधिगम कर सीखता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक शारीरिक विकलांगता बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा प्रबंधन। सेकंड कह रहा है कि बालक के लिए भोजन का प्रबंध। थर्ड कह रहा है कि बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बालक के लिए आवास का प्रबंध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ बात हो रही विकलांगता की, CWSA की बात हो रही, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विकलांगता जो है वो बालक से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मानसिक, शारीरिक या फिर संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। विकलांग बालक के लिए कक्ष में जो प्रवेश के उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है, उनके केवल प्रवेश के लिए। ठीक है, कहाँ पे आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उनके भोजन के लिए नहीं, भोजन के सभी बच्चों को भोजन निःशुल्क फ्री में मिलता है, एक प्रकार से भोजन बनेगा, किसी के लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। ना ही उनके लिए आवास, रहने का जो घर है वो सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, उनके क्या होगा, केवल उनके जो बालक रहते हैं, जो विकलांग बालक रहेंगे, उनके लिए जो कक्ष में जो प्रवेश की जो सुविधा होती है उसको थोड़ा उचित प्रबंधन किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पे बात हो रही है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। फर्स्ट कह रहा है प्रथम पूर्व चरण, सेकंड कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, थर्ड कह रहा है प्रथागत चरण, एंड फोर्थ कह रहा है उत्तर प्रथागत चरण। तो बताइए जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का जो पालन करना किस चरण को दर्शा रहा है। तो देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना,
ये इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने सजा टालने के लिए नियमों का जो पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। किसको फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यह अवस्था जो है वो बच्चों की नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। ठीक है, नैतिक सोच और सजा से बंधी होती है, क्योंकि बच्चों का मानना होता है कि जो उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो क्या होंगे, बड़े उन्हें दंडित करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो गलती करें तो बड़े उनके क्या करेंगे, उनको दंडित करेंगे ना। इस बात से बच्चे क्या होते हैं, डरे होते हैं और सजा के डर से वो क्या करते हैं, प्रथम पूर्व चरण में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि समकक्षी सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। सेकंड कह रहा है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है तथा परिवार जो है सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है विद्यालय जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है तथा समकक्षी सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात जो हो रही है बच्चों में सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपका है ना, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। ठीक है, पहला कारक क्या होता है, परिवार होता है, और द्वितीय कारक क्या होता है, विद्यालय। ओके, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालक है, वह चकित होकर बोलती है कि वह इतना बड़ा कुत्ता। तो यह जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आत्मसात्करण की, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रतीकात्मकता की, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पदार्थायित्व की, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अस्थायित्व की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ना, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतीकात्मकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो बच्चा है वो बच्चे ने देखिए एक घोड़े को देखकर एक जो 3 वर्षीय बालक होता है वो चकित होकर बोली वह इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका है वह यह प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक का उदाहरण बता रही, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसने एक कुत्ते को देखा है। ठीक है, तो उसी कुत्ते के ऊपर उस क्या कर रही है, अपना जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ अपने वो नए ज्ञान को जोड़ रही है। तो नए ज्ञान को जोड़कर क्या कह रही है, वो उतना बड़ा कुत्ता। ठीक है, तो इसमें क्या करें, प्रतीकात्मक। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा सभी को 5 क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आंसर करेक्ट था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्न का, एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वैकल्पिक प्रश्न का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए बात हो रहा है कि यहाँ पे आपको किसी विद्यार्थी के बारे में अगर आकलन करना है तो वह दी गई समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न निर्माण करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का, ये आपका सेकंड ऑप्शन। वो निबंधात्मक प्रश्न करेगा तो अपने बारे में जितना भी उसको मतलब पता है वो अपने चीज़ों को अच्छे से वो व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, अपनी समस्या को अच्छे तरीके से वो व्यक्त कर पाएगा। निबंधात्मक प्रश्न इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर 1 या 2 प्रश्न के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे उत्तर की शब्दावली जो है उसकी लंबाई और उसका संयोजन उसके तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है संवेग, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षा सारथी उपागम। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा जो है वो समाज को क्या करती है, वो अधिगम को प्रभावित करेगी, अभिप्रेरणा। सेकंड कह रहा है सामाजिक संदर्भ, एंड थर्ड कह रहा है आपका संवेग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 7वें क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चारों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये जो सभी हैं अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ और शिक्षा शास्त्री जो उपागम है और संवेग है, ये चारों जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह जो है आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है,
आकलन जो है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सेकंड कह रहा है इसमें जो है सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है इनमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। एंड फोर्थ कह रहा है कि इसमें जो है सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी जो है वो शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, जो बच्चे होंगे बच्चे खुद से अपना आकलन कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति के बाद आकलन होता है। इसमें आपका ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है और इनकरेक्ट का आंसर इनकरेक्ट के साथ जा रहा है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट है कमेंट करके आप लोग बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चलाघात, सेकंड कह रहा है भाषाघात, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पठन वैकल्य एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वाक संबंध रोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाषा अवबोध बोला तो भाषा अवबोध का जो है संबंध विकार जो है वो आपका भाषाघात हो जाएगा अफेजिया से। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आत्म परितोषण, बाह्य परितोषण। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका आत्म परितोषण और बाह्य अभिप्रेरणा। सेकंड कह रहा है जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा। थर्ड कह रहा है नगद पुरस्कार, आंतरिक अभिप्रेरणा एंड फोर्थ कह रहा है रुचि एंड बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपको बात हो रही है, इसमें कौन सा जो युग्म है वो घटक और अभिप्रेरणा और स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जिज्ञासा की बात हो रही है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर बच्चे अंदर से अभिप्रेरित हैं, अंदर से मोटिवेट हैं, तो वो बच्चे अच्छे से अपना स्कोर करेंगे। अगर वो अपने आप जिज्ञासा हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर जानने की इच्छा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर आत्मसात करेंगे। तो 10वें क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना है तो शिक्षक को क्या चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। तो इससे आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है कक्ष का अनुशासन बना रहे। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिले एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिले। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप अपनी कक्षा में की किस शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना। सेकंड कह रहा उनकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उसे सकारात्मक प्रलोभन देना एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों के प्रेरक का मार्केटिंगकरण करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो 12 में फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखिए जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न जो आदर्शों उन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विद्यार्थी जो हैं उनको सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब डेस्क कार्य होता है। तो जब कौन सा कार्य होता है, विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं किस प्रकार से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मूर्त और अत्यधिक जटिल। सेकंड ऑप्शन कह रहा है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अप्रासंगिक एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल भी चुनौतियाँ पूर्ण नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 13वां का जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ। ठीक है, जो विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे प्रेरित महसूस कराना है उनको, तो उनकी वास्तविक दुनिया से उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ओके, 13वां का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आपको सभी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा डालती है? श्रवण फ्रेंड्स समझ रहे हैं आप लोग? श्रवण मतलब होता है जो सुनने में क्या हो उनको तकलीफ होती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को अपने आप से बात करने सोचने दें। सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दंत कार्यों के निर्देश रखें। एंड फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है दंत कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 14 क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय क्या किया जाए? लिखित परीक्षा देने की बात की जाए, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 में बात हो रही है, जिन विद्यार्थियों को श्रवण बाधा की समस्या होती है, अर्थात उनकी क्या होती है, श्रवण क्षमता कमजोर होती है, ऐसे विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय क्या किया जाए? उनको लिखित परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, अभिकथन दिया गया है कि ये जो है पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस जो है, इसका उद्देश्य होना चाहिए कि जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करें तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दें। सेकंड कह रहा है इसका तर्क जो है, पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है? देखिए इसमें कुछ कोड वर्ड दिए गए, तो कोड वर्ड में आपका कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आप बताइए कमेंट करके। फर्स्ट कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए गलत है परंतु क्या कह रहा है, आर सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ए है वो सही है, ए जो है वो सही है परंतु क्या है, आर गलत है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तर्क में कहा गया है कि जो पाठ्यचर्या होती है वो मनुष्य जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यक एवं निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपका पाठ होता है वो जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक नहीं होती है, वो केवल एक टाइम पीरियड के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, यदि व्यक्ति ने अपना वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें जो बुद्धि है वो बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन थॉर्नडाइक ने दी थी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रायबर्न ने दी थी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है काल्विन ने दी थी एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है थॉमसन ने दी थी। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो 16वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या फिर सीख सकता है तो उसमें जो बुद्धि है वह बुद्धि की परिभाषा जो है काल्विन ने दी थी। काल्विन ने क्या कहा था कि जो बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के लिए क्या होता है, अर्थों में किया जाता है। बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के एवं उनसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।